कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र, जिन बच्चों का आर्ट सब्जेक्ट है या जिन बच्चों का कॉमर्स है ना, जो आर्ट्स में भी कॉमर्स लिए हैं, जिनका अर्थशास्त्र है बेसिकली सब्जेक्ट, तो वो लोग बहुत ढूंढ रहे होंगे कि भैया कल कौन सा पेपर आएगा, कल हमारा कौन सा पेपर आएगा। तो यार जो क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में बता रहे हैं, तुम लोग कल, है ना, मतलब जो तुम सोचोगे भैया रियल पेपर दे दिया क्या, है ना, तो यही क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो देखने मिलेंगे, है ना, मतलब यही नहीं मिल जाएंगे, ऊपर नीचे रहेंगे कुछ, है ना, ऑब्जेक्टिव थोड़ी से ऊपर नीचे हो जाएंगे, बाकी 2 नंबर के जो क्वेश्चन हम बता देंगे वही का वही क्वेश्चन आपको छपा मिलेगा। ठीक है, ये भैया की बात रट के ले लो। देखो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक वीडियो में कंप्लीट करूंगा, तुम्हारे आंसर्स भी बताऊंगा एक वीडियो में, तुम्हारे क्वेश्चंस भी बताऊंगा एक वीडियो में। ठीक है, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना यार, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, क्या नहीं करना, स्किप नहीं करना, एक वीडियो इनफ होगी, बस इसको देखकर पेपर में बैठ के चले जाना, और फिर अगर तुम्हारा स्कोर खराब आए तो बताना। ठीक है, सबसे पहले एक एक चीज़ को देखेंगे, है ना। बहुत सारे तुम्हारे मन में डाउट्स आ रहे होंगे, भैया अर्थशास्त्र से डर लगता है क्योंकि इसमें लैंग्वेज कठिन होती है, ये वो। ठीक है, चलो देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। देखो अब निजी पाया जाता है और सार्वजनिक, क्वेश्चन अगर दूसरा है तो उसे टैकल करना सीखो। निजी है सार्वजनिक, तो एक तो होगा नहीं, पूंजीवादी तो होगा नहीं, समाजवादी होगा नहीं। जब 2 चीजें हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था अलग ही हो जाता है। ठीक है, उपयोगिता की माप की जाती है, उपयोगिता की माप किससे की जाती है, बच्चे को पता होगा कि नैतिकता से की जाती होगी। अब ये क्वेश्चन अगर तुम पे नहीं बनता है ना, कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है, अगर ये क्वेश्चन तुम पे नहीं बनता तो जहां तुम बैठे हो वहीं अपने आप को 2 चांटे लगा लो, क्योंकि मैं तो आ नहीं सकता हूं मारने तुम्हें, लेकिन तुम जहां बैठे हो अगर ये तीसरे क्वेश्चन का तुम पे आंसर नहीं बन रहा है, अच्छे से बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल प्यार से नहीं, अच्छे से चांटे लगा देना। या मम्मी पापा जो भी वीडियो सुन रहे हो तो आंटी अंकल अपने बच्चे में या बच्ची में अच्छे से लगा दो, क्योंकि अगर उसको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, कीमत या बजट रेखा का ढाल क्या होता है, आंसर दो, वीडियो पॉज करो फिर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा -px/py, है ना। कोई भी बुक उठा लो, कोई भी पब्लिकेशन की बुक उठा लो, ये क्वेश्चन होता ही होता है उसमें। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, स्थानापन्न वस्तुएं। जैसे हमने तुम्हें फ़ोन दिया अपना कि भैया हमारा फ़ोन ले लो, और तुमने हमें फ़ोन के बदले दे दिया अपना टीवी कि तुम भैया हमारा टीवी ले लो। पहले के टाइम पे ऐसे ही तो करते थे, अगर आपके टीचर्स ने समझाया होगा कि कुछ लोग, पैसे चलते नहीं थे पहले, है ना, ये कॉइन सिस्टम, ये पैसों का सिस्टम, ये नोट वाला सिस्टम चलता नहीं था। जैसे मान लो तुम ये मटके वगैरह बनाते हो, ठीक है, ये मटके वगैरह बनाते हो, और कोई मतलब चावल वगैरह या गेहूं वगैरह देता है, तो तुम उसको उसके बदले में 5-6 मटके दे दोगे, वो तुम्हें 1-2 किलो चावल दे देगा। ऐसा रहता था स्थानापन्न वस्तु, यानी कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना, स्थानापन्न वस्तु है। अब ये क्वेश्चन आ गया ना तुम्हारे में, कभी नहीं भूलने वाले तुम लोग, ठीक है, कभी भी लाइफ में। सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कीमत में परिवर्तन। ठीक है, किस में परिवर्तन, सॉरी आपका इसमें आ जाएगा, एक सेकेंड, इसका यार अपन ने गलत ऑप्शन पढ़ दिया, चलो कोई बात नहीं। ये 5th वाला देखें कि सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है, तो ये करता है विपरीत संबंध में। हमने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, आंसर इसका दे दिया। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। बहुत बच्चे पता नहीं इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, कि मांग की कीमत लोच, ये भैया लोच लगा देते हैं, कभी कभी मांग की कीमत पूछ लेते हैं, है ना। मांग की कीमत करके यार इतने क्वेश्चन बनते हैं ना तुम लोगों के, मतलब तुम्हारे 2 नंबर में 3 नंबर हर में ये मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत बहुत आएगा। पिछले साल का भी तुम लोग पेपर उठा के देख लेना, ऐसे ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, तुम लोगों को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, परिवर्तित। अब इसको यहाँ लिखे कैसे, एक सेकंड देना, एक सेकंड, परिवर्तित कैसे लिखें, यहाँ पे इतनी सी जगह में दिख रहा है ना, वर्तित, ये ऐसे लिखना है। ठीक है, परिवर्तित, अब इतना तो मतलब बन जाएगा ना लिखते। चलो, अल्पकालीन उत्पादन फलन अनुपात का नियम कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा परिवर्तनशील, उसी में सील लगा देना यार। ठीक है, परिवर्तन फिर उसके बाद सील। ठीक है, अब जो बच्चे कह रहे थे भैया
क्या हम लोग 90+ बना सकते हो? गारंटी हम देते तुम लोग कि ये अर्धवार्षिक पेपर हो जाने दो। अगर भैया ने 90+, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे ना हम, तुम लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सअप चैनल एक आर्ट वालों का, या जिनका ये इतिहास, राजनीति और ये अर्थशास्त्र, जो भी सब्जेक्ट है इनका एक अलग से ग्रुप बनाएंगे आर्ट करके। कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी जुड़ जाना, आर्ट वाले तो जुड़ ही जाना। टॉपर सॉल्यूशन आर्ट्स करके एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जा रहा है नया, बिल्कुल अभी सभी लोग ज्वाइन हो जाओ बिल्कुल फटाफट से, ठीक है। इसमें तुम लोगों को जो कंटेंट आएगा ना अर्धवार्षिक, तो ठीक है निकल जाएगा, एक एक दिन करके निकाल लो, कोई नहीं। इसमें तुम लोग एक्सपेरिमेंट करो, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है इसमें। तो जो तुम पे आंसर्स बन रहे हैं 2, ठीक है, डोंट वरी, भैया साथ हैं, ठीक है, कुछ नहीं होगा तुम लोगों का, है ना। 90% हम बनवाएंगे, और ये दावा करके कहते हैं 90% आएगी तुम लोगों की, उससे ऊपर आएगी 100%, ठीक है। अब हमने बोल दिया है, तुम लोग बस पूरे डिपेंड हो जाओ भैया पे। पैमाने के प्रतिफल का संबंध काल की अवधि से है, तो कौन से काल की अवधि से? दीर्घ काल की अवधि से। कौन से काल की अवधि से? दीर्घ काल की अवधि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लागत फलन में लागत का फलन होती है, तो ये होती है साधन। क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा साधन। ये चौथे वाले का अपन ने आंसर लगाया। पांचवें का, अति अल्पकाल में पूर्णतः होती है। अति अल्पकाल में पूर्ति जो होती है, यहाँ देखना पूर्ति क्या होती है, पूर्णतः बेलोचदार, ठीक है। इसमें बहुत ध्यान रखना, ये बेलोचदार शब्द बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बराबर 0 का अर्थ क्या होता है? पूर्ति की जो पूर्ति की जो लोच है पूर्णतः बेलोचदार है। देखो फिर से ये क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाले का, पूर्णतः बेलोचदार, ठीक है। एक तो तुम लोग पढ़ भी नहीं पा रहे होगे ना ठंडी की वजह से, कि भैया सिलेबस को कंप्लीट करें या खुद को कंप्लीट करें, मतलब है ना, कि खुद को कवर करें या सिलेबस को कंप्लीट कवर करें। समझ सकते हैं भैया, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना कहीं, है ना। एक कहते हैं ना वो कि या तो नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, या सपनों की, या रिजल्ट की, है ना। तो अभी दे लो यार, कुछ टाइम की बात है, ठीक है। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, तो ये तो सही है, ठीक है, हाँ ये तो सही है। बाजार मूल्य दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है, हाँ पाया जाता है सर, चलो ये भी सही है। आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थानों से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। आर्थिक एजेंट वो थोड़ी ना होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेयॉर्ड कीन्स का जन्म 1983 में हुआ था, नहीं तो बताओ कब हुआ था? आंसर चाहिए तुम सबसे, फटाफट से बताओ। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, जी सर बिल्कुल है। निवल निवेश बराबर सकल निवेश, मूल्यह्रास होता है, बिल्कुल होता है। तो इसमें 2 बस गलत हैं, तीसरा और चौथा वाला बाकी सब सत्य हैं। ये 2 क्वेश्चन ना, ये 3 क्वेश्चन, ये एनएनपी, जीएनपी मतलब ग्रॉस ये वाला, और एमपीसी, है ना, ये क्वेश्चन हर बार आते हैं। मतलब इनके फुल फॉर्म तो तुम्हें आने ही आने हैं, ठीक है। इनके इंग्लिश में याद जरूर रखा करो फुल फॉर्म, जैसे हिंदी में याद नहीं रख पाए ना, तो इनके ना फुल फॉर्म इंग्लिश में याद रख लिया करो। फुल फॉर्म से क्या होता है कि तुम लोग जब अगर थोड़ा सा कंफ्यूज वगैरह भी हो जाओ ना कि भैया इसमें क्या आएगा, तो वहाँ पर तुम क्या होगे, इंग्लिश का तुम देख लोगे, तो इंग्लिश में जीएनपी का तुम्हें डायरेक्ट दिख जाएगा कि भैया जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो तुम डायरेक्ट जीएनपी का फुल फॉर्म बता सकते हो कि भैया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, इसका लिख दें, मतलब यहाँ कहाँ ही लिखें, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया। फिर उसके बाद जैसे एनएनपी का हो गया, तो एनएनपी का तुम लोग फुल फॉर्म वैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना तुम याद रखो, इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश में याद रखना करो, ठीक है। ये जो फुल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे एमपीसी तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये हर चीज़ में होती है, ओके। तो चलो यहाँ पर अपन लोग इसके मिला लेते हैं। एनएनपी का हमें यहाँ पर सबसे एनएनपी का कहाँ दिख रहा है, तो देख लें, एनएनपी का शुद्ध देखना है अपन को, ठीक है। तो ये रहा शुद्ध कहाँ रहा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ओके। जीएनपी हमें देखना है तो वो सकल हो जाएगा, जीएनपी मतलब सकल। वस्तु विनिमय की कठिनाई, तो ये होती है सर जी दोहरे संयोग का अभाव। एमपीसी जो तो आता है ये हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। नेक्स्ट है व्यावसायिक बैंक, ये आरबीआई हो जाएगा, ये तो सबको पता है। मुद्रा का प्राथमिक बैंक, ये एसबीआई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है बताओ,
अब क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ है, सॉरी गाइज, यहाँ केंद्रीय बैंक यहाँ लगना है, व्यावसायिक बैंक एसबीआई यहाँ लगना है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम, दैट्स इट, हो गए सॉल्व। अब आ जाते हैं एक शब्द में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर में रखे के रखे मिलेंगे बिल्कुल डायरेक्ट डिट्टो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है जो एमपीएस का पूर्ण रूप लिखिए, तो एमपीएस का पूर्ण रूप हमारा हो जाएगा न्यूनतम, उसके बाद समर्थन मूल्य, ठीक है, समर्थन और यहाँ मूल्य, ठीक है, कंप्लीट। उपभोग फलन क्या है, उपभोग फलन यार तुम्हें हम बता देते हैं, मतलब बोल के बता देते हैं। उपभोग फलन उपभोग में लाए गए आगतों तथा निर्गतों के मध्य का अंतर है, ठीक है, जो इसका उपभोग फलन हो जाएगा ना हमारा, यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन उपभोग फलन, तो उपभोग फलन हो जाएगा उपभोग फलन उपभोग में लाए गए आगतों तथा निर्गतों के मध्य का अंतर है। औसत उपयोग प्रवृत्ति क्या है, तो तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा तुम्हारा कि आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है, आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है या कहते हैं। चौथा हो जाएगा औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, तो इसका हो जाएगा आय तथा बचत के अनुपात को ही औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। किसको, आय तथा बचत के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। पांचवा जीएसटी क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन, जीएसटी वस्तु और व्यापार सेवा है, यह अप्रत्यक्ष कर कहलाती है, और ये तो सबको पता होगा कि सर जी जीएसटी कटता है, ठीक है, तो ये वो चीज़ हो जाती। व्यापार से इसमें कौन सी मदें होती हैं, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा दृश्य मदें, ठीक है, क्या हो जाएगा, दृश्य मदें। अदायगी संतुलन में कौन सी मदें होती हैं, तो अदायगी में हो जाएगी दृश्य और दूसरी हो जाएंगी अदृश्य, ठीक है, अदृश्य मदें। ओके, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर 2 नंबर की कुल उपयोग, इसको ना कॉपी में लिख लो फटाफट से। कुल उपयोगिता का अर्थ, सीमांत उपयोगिता का अर्थ, दोनों को लिखो कॉपी में, या तो तुम्हारे पास गाइड में आंसर होंगे या तो हम आपको आंसर्स प्रोवाइड करा देंगे ग्रुप पर सब लोग जुड़ जाओ, ठीक है। अगर जब तक आंसर प्रोवाइड नहीं होते गूगल पे या गाइड में जहाँ मिलते हैं ढूंढो। कुल उपयोगिता का अर्थ लिखो, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र से जितने छोटे क्वेश्चन बनते हैं कंप्लीट करो, समष्टि अर्थशास्त्र से जितने छोटे क्वेश्चन है कंप्लीट करना है, ठीक है। अनादिमान वक्र किसे कहते हैं, अनादिमान मानचित्र किसे कहते हैं, तो इसको छोड़ देना, ठीक है, वक्र बस रख लेना। बजट रेखा किसे कहते हैं, मांग का अर्थ लिखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्पादन फलन किसे कहते हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल किसे कहते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थिर अनुपात तथा परिवर्तन अनुपात दोनों को याद करना है तुम्हें, ठीक है, इनका अंतर भी आ जाएगा, ठीक है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है, पैमाने के प्रतिफल कहते हैं, इसको तो कहीं ना कहीं छोड़ सकते, लेकिन इसको पूरे तरीके से करना है, लेकिन छोड़ना नहीं है इसको भी कर लेना। उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं, पूंजीगत वस्तुएं कैसे कहते हैं, अंतर में भी आ सकता है, ठीक है, करना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जो बताए जा रहे हैं एक एक करना है। राष्ट्रीय आय गणना के नहीं 2 विधियों के नाम लिखिए, दोहरी गणना किसे कहते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करना है, लेकिन आज में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अर्धवार्षिक हो जाने दो भैया, पूरी तैयारी कराएंगे, डोंट वरी। केंद्रीय बैंक के 2 कार्य लिखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्यावसायिक बैंक के 2 कार्य लिखिए, दोनों के अंतर भी आ सकते हैं, कंप्लीट करना है दोनों को। सरकारी बजट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए, इजी क्वेश्चन है। अधिशेष एवं घाटा बजट क्या है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आएगा 100%। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अब ये क्वेश्चन तो किस पे ही नहीं बनता हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं सब पे बनते हैं यार, इजी है। पूर्ण प्रतियोगिता के कोई 3 लक्षण लिखिए, पूर्ण प्रतियोगिता के 3 लक्षण। लाभ अधिनिकरण की 3 शर्तें, ये आएगा गाइस 100%, इस क्वेश्चन को लिख के ले लो 3 नंबर में या 4 नंबर में, लाभ अधिनिकरण आएगा। समग्र मांग का क्या अर्थ है, इसके 2 घटक। न्यून मांग किसे कहते हैं बताइए, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे। राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के भेद लिखिए, है ना, राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा में भेद लिखिए, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। पूर्णतः बेरोजगार तथा पूर्णतः बेरोजगार मांग का रेखाचित्र की सहायता से समझाइए, ये रहा। उसके बाद मांग का नियम क्या है, रेखाचित्र। मांग का नियम तो बनता ही होगा यार तुमसे, मांग का नियम नहीं बनता तो क्या बनता जीवन में, ठीक है, चांटे लगा लो अपने आप में अगर मांग का नियम नहीं बनता। कॉफ़ी की कीमत में परिवर्तन चाय की संतुलन कीमत में किस प्रकार प्रभावित करता है, एक आरेख द्वारा संतुलन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन इसमें बता दिए ना, ये रखे मिलने वाले हैं तुम्हें, कल कसम से बता रहे हैं यार,
कर लेना कैसे भी करके। संतुलन, कीमत, मात्रा ये छोड़ देना, अगर छोड़ना हो छोड़ देना, ठीक है। मितव्ययता का विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। 4 गुण, तुम 5 याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए ये क्वेश्चन। मितव्ययता का विरोधाभास की व्याख्या 100%, ऊपर वाला छोड़ सकते हो, है ना। प्रभावी मांग फिर भी याद कर लेना, प्रभावी मांग क्या है, बाकी छोड़ सकते हो। उसके बाद अवमूल्यन तथा मूल्य ह्रास में अंतर और व्यापार संतुलन। एक और क्वेश्चन है बाजार मांग की मतलब सॉरी बाजार संतुलन के ऊपर एक क्वेश्चन। व्यापार संतुलन इधर लिखा है, अदायगी संतुलन ये तो है ही। अवमूल्यन और मूल्य ह्रास में भी 3 अंतर, ये भी करना है। बाकी बाजार संतुलन के ऊपर जो 5वां चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है, उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा चित्र के सहित, वो भी कंप्लीट करना है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। सभी लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी तुम लोग इनडायरेक्टली समझो, ग्रुप में ज्वाइन होना है, सुबह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, ओके।